Hello dear friends, my name is Amarjeet Singh and I teach English in IDS Institute, MP Nagar, Bhopal. Today I am going to discuss a few idioms and phrases because idioms and phrases is very important part of the English language. ये हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अट्रैक्टिव भी बनाती है और आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये पूछे जाते हैं, खास तौर पे एनडीए सीडीएस वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज के जो इडियम्स हैं हमारे। आज का पहला इडियम हमारा है द फर्स्ट इडियम ऑफ टुडे इज ए कोल्ड फिश। ए कोल्ड फिश का मतलब होता है एन अनइमोशनल पर्सन। वैसे इनके जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनके अपने अलग मीनिंग होते हैं, जैसे फिश मछली को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम फ्रेजेस बनाते हैं, इडियम्स बनाते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। सो ए कोल्ड फिश का मतलब होता है एन अनइमोशनल पर्सन, जिसमें कोई फीलिंग नहीं होती, जिसमें कोई कहने की बात नहीं होती, इज ए कोल्ड फिश। जैसे एग्जाम्पल है He didn't react at all to the news. He is a cold fish. उसने उस खबर के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? Because he is a cold fish. क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता, इमोशन नहीं शो करता, तो he is a cold fish. इसी तरह हम बोल सकते हैं The father said to his son to work hard, but he did not care about it, so he is a cold fish. तो हम बोल सकते हैं कोल्ड फिश का मतलब होता है अनइमोशनल पर्सन, जिसमें कोई फीलिंग ना हो। ठीक है, तो आज का हमारा दूसरा मुहावरा है बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है मुद्दे की बात ना करना, इधर उधर की बातें करना। इनडायरेक्टली वी कैन से टॉक इनडायरेक्टली अबाउट समथिंग। वो मुद्दे की बात नहीं करता, वो इधर उधर की बातें करता है, वो ही इज बीटिंग अबाउट द बुश। जैसे एग्जांपल हमने लिखा है स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी द ट्रूथ। इधर उधर की बातें मत करिए, मुझे मुद्दे की बात बताइए। टेल मी, डोंट स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी द ट्रूथ। तो इस तरह हम जैसे एग्जांपल हम दे सकते हैं ही इज ऑलवेज बीटिंग अबाउट द बुश। वो हमेशा इधर उधर की बातें करता है। ही डज नॉट टॉक ऑन द पॉइंट, नॉट टॉकिंग ऑन द पॉइंट बट टॉकिंग हियर एंड देयर, इनडायरेक्टली टॉकिंग समथिंग एल्स, उसको बोलते हैं बीट अबाउट द बुश। वैसे बुश का मतलब झाड़ी होता है, लेकिन यहाँ मुहावरे में इसके मीनिंग जो होते हैं ये बदल जाते हैं। तो बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना एंड नॉट टॉकिंग अबाउट द पॉइंट। उसके बाद हमारा अगला मुहावरा है कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड, वैसे स्पेड का मतलब होता है जिससे हम अर्थ को उठा के मिट्टी को इधर उधर फेंकते हैं, उसको स्पेड बोलते हैं, एक टूल होता है। लेकिन यहां पर कॉल अ स्पेड का मतलब होता है टू टॉक ऑनेस्टली, ईमानदारी से बात करना। अगर आप ईमानदारी से बात करते हैं, इट मीन्स यू आर स्पीकिंग ऑनेस्टली एंड यू आर कॉलिंग अ स्पेड अ स्पेड। स्पेड को स्पेड ही कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, शी ऑलवेज कॉल्स अ स्पेड इवन इफ पीपल गेट ऑफेंडेड। चाहे लोगों को बुरा लगे, कुछ लगे, ही इज ऑलवेज ही कॉल्स अ स्पेड। वो हमेशा स्पेड ही बोलती है। जैसे he is always speaks truth. So we can say he calls a spade a spade. तो call a spade का मतलब होता है कि ईमानदारी से बात करना, चाहे किसी को बुरा लग जाए, चाहे किसी को ऑफेंडेड हो जाए, तो ही कॉल्स अ स्पेड। तो इसका मतलब इसको यूज करिएगा, ध्यान रखना है। आवर नेक्स्ट इडियम इज
make a mountain out of a molehill. Make a mountain out of the molehill. मोलहिल का मतलब होता है ये जो कीड़े जमीन में से मिट्टी निकालते हैं तो वहां ढेर हो जाती है, तो वो एक छोटी सी मिट्टी का ढेर होता है, लेकिन लोग क्या कहते हैं मेक ए माउंटेन, उसको बहुत बड़ा करके बता देते हैं। तो मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोलहिल का मतलब क्या होता है, किसी बात को एक्सेजरेट करना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना। जैसे एग्जांपल दिया है, डोंट मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल, इट्स ए स्मॉल इशू। ये बहुत छोटी सी बात है, इट्स ए स्मॉल इशू, डोंट मेक ए माउंटेन आउट ऑफ द मोल हिल। ही इज ऑलवेज या ही ऑलवेज मेक्स ए माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल। वो छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोल देता है, बहुत ज्यादा बताता है, तो उसको बोलते हैं मेक ए माउंटेन आउट ऑफ ए मोल हिल। सो दिस इज अनदर इडियम। इसके अगला इडियम हमारा आता है एट सिक्सीज एंड सेवन्स। वैसे ये संख्या के नंबर हैं, एट सिक्सीज एंड सेवन्स, 6 का मतलब 6, 7 का मतलब 7। तो सिक्सीज एंड सेवन्स जब हम बात करते हैं मुहावरे की, इडियम की, तो इसका मतलब हो जाता है कि कोई भी चीज अपने स्थान पर नहीं है, वो सब इधर उधर बिखरी हुई चीजें पड़ी हुई हैं। जैसे एग्जांपल हमने दिया है, आफ्टर द सरप्राइज इंस्पेक्शन द ऑफिस वॉज एट सिक्सीज एंड सेवन्स। इंस्पेक्शन के बाद सब चीजें, फाइलें इधर उधर पड़ी थी, तो हम कहते हैं ऑल द फाइल्स आर लाइंग एट सिक्सीज एंड सेवन्स, दे आर नॉट अरेंज प्रॉपरली इन ए प्रॉपर वे, सो दे आर एट सिक्सीज एंड सेवन्स। अब जैसे घर में पढ़ाई करते हैं बच्चे, उनकी अगर हम उसके स्टडी रूम में जाएं, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कुछ किताबें बेड पर पड़ी हैं, कुछ किताबें टेबल पर पड़ी हैं, जहां पढ़ा वहां रख दी टेबल, या चीजों को इधर उधर रख दिया, तो मम्मी आके बोलती है बेटा ऑल योर बुक्स आर लाइंग एट सिक्सीज एंड सेवन्स। Why don't you arrange them? Why don't you arrange them? तुम उसको अरेंज क्यों नहीं करते हो, ठीक से रखो उसको। तो all your books are lying at sixes and sevens। तो कोई भी चीजें जो इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं, हम बोलते हैं these things are lying at sixes and sevens। Sixes and sevens का मतलब इधर उधर बिखरी हुई चीजों का पड़े होना। Okay, today's next idiom is blow one's own trumpet। वैसे ट्रम्पेट क्या होता है, इसका अलग से मीनिंग है। ट्रम्पेट होता है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिक में बजाया जाता है, तो यहाँ ब्लो का मतलब बजाना। सो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है अपनी ही तारीफ करते जाना, दूसरों को सुननी नहीं है, तो उसको मतलब बोस्ट करना बोलते हैं, जिसको हिंदी में एक मुहावरा होता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। तो वो मुहावरा हिंदी में बनता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। एग्जाम्पल देखिए, ही केप्ट ब्लोइंग हिज ओन ट्रम्पेट अबाउट हिज अचीवमेंट्स। वो अपनी अचीवमेंट, जो भी उसने अचीवमेंट्स प्राप्त की हैं, जो भी उसने चीजें प्राप्त की हैं, वो हर समय उनके बारे में ही बताता रहता है, बोस्ट करता रहता है उसके बारे में, बढ़ा चढ़ा। बोस्ट करने का मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बताना, छोटी सी चीज को ज्यादा करके बता देना, उसको बोलते हैं blow one's own trumpet। We should not blow our own trumpet, we should listen to others also। So we should not blow our own trumpets। तो ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया, he kept blowing his own trumpet, वो अपनी बीन बजाता रहता है, दूसरों की नहीं सुनता है। तो that is the meaning of the phrase blow one's own trumpet। अपनी ढपली बजाते रहना, अपनी बात कहते रहना, नॉट लिसनिंग टू अदर्स। सो दिस इज आवर नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट इडियम ऑफ टुडे इज क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क।
क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट का मतलब होता है बह जाना। जब हम दूध रखते हैं गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर, अगर ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ी देर के बाद दूध उबल के बह जाएगा, तो उसको बोलते हैं स्पिल्ट हो जाना। सो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, इसका फ्रेज का मीनिंग बन जाता है कि रिग्रेट पास्ट मिस्टेक्स। अगर हमने कोई गलती कर दी है तो उसके ऊपर पछताने, हम बाद में पछताते हैं। तो हिंदी में हम जैसे बोलते हैं ना, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, हिंदी में ये मुहावरा होता है। उसी को इंग्लिश में बनाया हुआ है, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल्ट का मतलब बह जाना, मिल्क का मतलब दूध। तो दूध बह जाने के बाद रोने का क्या फायदा, वो चीज वापस तो आनी नहीं है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम। एग्जाम्पल देखिएगा, देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, मूव ऑन। अगर आप कामयाब नहीं होते हैं एक बार, तो उसके ऊपर लेके ह्यू एंड क्राई मत करिए, रोइए मत, चिल्लाइए मत, अफसोस मत कीजिए ज्यादा, बल्कि अगली बारी के लिए ट्राई कीजिए। तो यहाँ पर होगा क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का मतलब जो भी चीज जो नुकसान हो गया उसके ऊपर ह्यू एंड क्राई करने का। देयर इज नो यूज टू ह्यू एंड क्राई, देयर इज नो यूज टू ह्यू एंड क्राई। Whatever happened has happened. Whatever happened has happened. जो होना था वो तो हो गया, अब उसके ऊपर रोने चिल्लाने से क्या फायदा। So don't cry over spilt milk. Don't cry over spilt milk. तो आप यूज कर सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो कहता है कि मेरे तो फेल हो गया, तो ये हो गया, डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, बट बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट वन। सो दिस इज ए वेरी गुड इडियम, वी कैन यूज इट इन आवर लैंग्वेज। किसी को समझाना हो तो बात करते हैं। उसके बाद ये क्या होगा, ओके, नेक्स्ट इडियम इज स्मेल अ रैट। स्मेल ए रैट का मतलब होता है सस्पेक्ट समथिंग, किसी चीज के बारे में शक करना, सस्पेक्ट करना कि ऐसा हो गया, तो उसको बोलते हैं स्मेल। जैसे स्मेल ए रैट का मतलब जब चूहा मर जाता है तो उसकी बदबू आने लगती है बाद में, तो टू स्मेल ए रैट का यहां मतलब हो जाएगा टू सस्पेक्ट समथिंग, किसी चीज के ऊपर शक करना। एग्जाम्पल देखिए, आई स्मेल्ड अ रैट व्हेन ही चेंज्ड हिज स्टोरी। कहानी सुनाते सुनाते उसने अपनी कहानी बदल दी, तो मुझे शक हो गया कि बीच में कुछ गड़बड़ है, उसको बोलते हैं आई स्मेल अ रैट। आई स्मेल अ रैट व्हेन ही चेंज्ड हिज स्टोरी। तो स्मेल अ रैट का मतलब होता है किसी चीज पर शक करना, सस्पेक्ट करना कि ये ठीक नहीं है या ठीक है या क्या है। तो दैट इज सस्पेक्ट समथिंग, दैट इज कॉल्ड स्मेल अ रैट। उसके बाद हमारा अगला मुहावरा है ओके, हिट बिलो द बेल्ट। हिट बिलो द बेल्ट। बेल्ट हमारा ये जो हम ट्राउजर्स को बांधने के लिए बेल्ट यूज करते हैं, तो बॉक्सिंग में एक रूल होता है कि आप उसके नीचे नहीं मार सकते हैं अगर अपोनेंट को, तो उसके ऊपर हमारे बॉडी पे ऊपर ही बॉक्सिंग में हिट करना होता है। लेकिन यहाँ जो नीचे बिलो द बेल्ट मारते हैं, इसका मतलब टू एक्ट अनफेयरली, अनफेयर बात करते हैं, गलत बात करते हैं, ठीक है। क्रिटिसाइजिंग हिज फैमिली वॉज हिटिंग बिलो द बेल्ट, क्योंकि उसने उसकी फैमिली को क्रिटिसाइज किया, उसके बारे में बुरी बात बताई, दैट मीन्स ही इज हिटिंग बिलो द बेल्ट। तो एक्ट अनफेयरली, कोई भी काम हम कहते हैं कि तुम्हारा ये काम ठीक नहीं है, तुमने ये जो बात कही है, किसी को गाली दी है, किसी को कुछ गलत शब्द कहे हैं, तो यू आर हिटिंग अंडर द बेल्ट, बिलो द बेल्ट।
टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है टू एक्ट अनफेयरली. ही हिट बिलो द बेल्ट when he used bad words for his friend. जब उसने अपने दोस्त के लिए कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया, खराब शब्दों का प्रयोग किया, that means we will say so he hit below the belt when he used bad words for his friends. तो hit below the belt का मतलब होता है कोई भी गलत बात किसी के बारे में कहना. We should not hit below the belt because it is not fair for our friends. So this is our next idiom. Now we move on to the next one. The next idiom is burn the midnight oil. Burn the midnight oil. Midnight होता है रात का समय. पुराने जमाने में लोग लैंप्स के अंदर पढ़ा करते थे. आजकल तो लाइटें आ गई हैं. पुराने जमाने में लोग दिए जला के पढ़ा करते थे, कैंडल जला के. उसके बाद कैंडल्स आ गई तो कैंडल जला के पढ़ा करते थे, जिसका अर्थ उन्होंने निकाला बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब रात रात भर मेहनत करना, खूब मेहनत करना. यू शुड बर्न द मिडनाइट ऑयल इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम. देखिए एग्जांपल, ही बर्न द मिडनाइट ऑयल बिफोर द एग्जाम. उसने अपनी परीक्षा के लिए रात रात भर मेहनत की. ही बर्न द मिडनाइट. ही वर्क हार्ड में हम यूज नॉर्मल लैंग्वेज भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बोलना जरा अच्छा लगता है. अगर हमारे एग्जाम पास है, मेहनत करनी है हमको, तो वी शुड बर्न द मिडनाइट ऑयल. If we really crack the exam, अगर हम वाकई में ही पास होना चाहते हैं, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, कोई भी परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो वी हैव टू बर्न द मिडनाइट ऑयल. हमें रात रात भर मेहनत करनी पड़ेगी, तब वो चीज़ें हमें अचीव होती हैं. सो बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है रात भर मेहनत करना. इनडायरेक्टली वी कैन से लाइक दिस, क्योंकि वो रात भर जब मेहनत करते थे तो दिए जला के, मोमबत्तियां जला के, लैंप जला के पढ़ा करते थे. वहां से ये मुहावरा बन गया टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, मेहनत करना. ओके, आवर नेक्स्ट इडियम इज फिश इन ट्रबल्ड वाटर. ट्रबल्ड वाटर कौन सा होता है? जो पानी हिलता रहता है, उसको ट्रबल्ड वाटर बोलते हैं. तो फिश इन ट्रबल्ड वाटर का मुहावरा बन गया. उसका मतलब होता है टेक एडवांटेज इन कियोस. अगर कहीं पर कियोस है, कियोस का मतलब होता है हलचल, और जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि वहां बहुत कंफ्यूजन है, जिसको कंफ्यूजन बोलते हैं. तो कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन के अंदर ही, ठीक है, कोई ना कोई उसका एडवांटेज ले लेता है, उसके फायदा उठा लेता है, तो उसको बोलते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर, टेक एडवांटेज इन कियोस. कई लोगों की आदत होती है कि जहां भीड़ भाड़ होती है, बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, अब वहां पर कोई पॉकेट मार आ गया तो किसी की पॉकेट मार के चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा भीड़ में किसने किया कुछ भी. तो उसको बोलते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर, टेक एडवांटेज ऑफ कियोस. गड़बड़ का एडवांटेज ले लेना, भीड़ का फायदा उठा लेना, उसको बोलते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर. उसके बाद हमारा नेक्स्ट इडियम इज लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब होता है कोई भी कसर ना छोड़ना. लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, हर चीज को ट्राई करना है, हर तरह से ट्राई करना है. ट्राई एवरीथिंग, उसको बोलते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, द टीम लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू फाइंड एविडेंस. टीम ने अपना पूरा जोर लगा दिया एविडेंस फाइंड करने के लिए,
जो भी उसका एविडेंस था, जो प्रूफ था, पुलिस जाती है, देखती है, इधर भी छानते हैं, उधर भी छानते हैं, जगह जगह छान लिया, तो वो कहेंगे वी हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड बट वी कुड नॉट फाइंड द एविडेंस। तो आप भी इसको यूज किया जा सकता है कि आपने परीक्षा पास करने के लिए, टू पास द एग्जामिनेशन, टू पास द एग्जाम आई हैव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी, परीक्षा को पास करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। So I have left no stone unturned to clear the exam in the first attempt. तो इसका मतलब होता है leave no stone unturned means try your best to do something. Then our next idiom is take with a grain of salt. Take with a grain of salt. वैसे grain of salt का मतलब होता है नमक का दाना। तो टेक विद ए ग्रेन सॉल्ट का मतलब हो जाएगा नॉट फुल्ली बिलीव, जिसके ऊपर हमें पूरा विश्वास ना हो चीज का। अगर हमें किसी ने कोई बात बताई है, किसी ने कोई खबर दी है, ठीक है, अगर हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास नहीं हो रहा है तो वी टेक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, वी आर टेकिंग दैट न्यूज विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक हिज प्रोमिसेस विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, उसके प्रोमिसेस को, उसने जो तुमसे वायदे किए हैं उसके ऊपर पूरा 100% विश्वास मत कीजिए, उसको बोलते हैं टेक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। ही टोल्ड मी अबाउट हिज, he told me about his clearing the exam, लेकिन मेरे को उसके ऊपर पूरा विश्वास नहीं था। सो बट आई टुक इट विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। उसने मुझे बताया था कि उसने एग्जाम पास कर लिया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास नहीं हुआ उसकी बात पर, तो मैं बोलूंगा आई टुक इट विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, मतलब मैंने थोड़ा सा भरोसा किया, फुल्ली भरोसा नहीं किया। ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब एक दाने भर भरोसा करना, तो दैट इज कॉल्ड एज टेक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। दिस इज अनदर वेरी गुड इडियम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इडियम आता है ईट हम्बल पाई। वैसे पाई का मतलब एक डिश होती है जो यूरोपियन कंट्रीज के में यूज की जाती है, ठीक है, उसको पाई बोलते हैं इंग्लिश में। तो एक केक जैसी चीज होती है, दैट्स कॉल्ड एज ए पाई। ईट हम्बल पाई, हम्बल का मतलब बहुत नम्र होता है, अपने आप शब्द के मीनिंग डिफरेंट होते हैं, बट व्हेन वी से ईट हम्बल पाई, इसका मतलब हो जाता है अपोलोजाइज करना, माफी मांग लेना। अगर आपने कुछ भी गलत काम किया है तो यू शुड ईट ए हम्बल पाई, दैट मीन्स यू शुड अपोलोजाइज, यू शुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, तो उसको बोलते हैं टू ईट हम्बल पाई। आफ्टर द मिस्टेक ही हैड टू ईट हम्बल पाई, क्योंकि उसने गलती करी थी तो उसको माफी मांगनी पड़ी। उसको हम कहेंगे बिकॉज आफ्टर ही मेड अ मिस्टेक ही हैड टू ईट अ हम्बल पाई, उसको माफी मांगनी पड़ी। तो ईट अ हम्बल पाई का मतलब अपोलोजाइज करना। इफ यू डू अ मिस्टेक, इफ वी मेक अ मिस्टेक, अगर हम कोई गलती करें, वी शुड ऑलवेज ईट अ हम्बल पाई, वी शुड ऑलवेज ईट ए हम्बल पाई का मतलब क्या हो जाएगा, हमें हमेशा अपोलोजाइज कर लेना चाहिए, माफी मांग लेनी चाहिए। तो टू ईट ए हम्बल पाई का मतलब होता है अपोलोजाइज करना, माफी मांगना। ओके, आवर नेक्स्ट इडियम ऑफ टुडे इज थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द, वैसे टॉवल का मतलब होता है जिससे हम नहाने के बाद वाइप करते हैं अपने शरीर को, दैट इज कॉल्ड एज ए टॉवल। तो थ्रो इन द टॉवल का मतलब यहां पर क्या बनेगा, थ्रो का मतलब फेंक देना, गिव अप कर देना। गिव अप करने का मतलब होता है हिम्मत हार जाना,
हिम्मत छोड़ देना। तो एग्जाम्पल देखिएगा, आफ्टर सेवरल फेलियर्स, कई बार फेल होने के बाद, ही थ्रू इन द टॉवल, ठीक है, वो उसने हिम्मत हार दी, गिव अप कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है। वी शुड नॉट थ्रो द टॉवल, देखिए, वी शुड नॉट थ्रो द टॉवल। इवन आफ्टर फेलियर्स, हम कितना भी अनकामयाब हो जाए, कितने भी बार फेल हो जाए, लेकिन हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो हम बोलेंगे वी शुड नॉट थ्रो द टॉवल, हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, कीप ऑन ट्राइंग, वी शुड ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग, वी शुड नॉट थ्रो अ टॉवल, थ्रो इन द टॉवल, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। ओके, आवर नेक्स्ट इडियम इज वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है बहुत कम, रेयरली। वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है, वैसे ब्लू मून क्या होता है कि एक नीला चांद, हमें चांद कई बार नीला दिखता है, लेकिन वो नीला चांद बहुत कभी कभार नजर आता है, उसको बोलते हैं वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभार, रेयरली, बहुत कम, वेरी रेयरली। एग्जाम्पल देखिए, ही विजिट्स हिज होम टाउन वंस इन ए ब्लू मून, वो बहुत कम जाता है अपने होम टाउन, अपने घर। ही विजिट्स हिज होम टाउन वंस इन ए ब्लू मून, कभी कभार जाता है। इवन आई ऑल्सो, आई गो टू सी मूवी, I go to see movie once in a blue moon. कभी कभी पिक्चर देखने चला जाता हूं मैं, पर नॉट ऑलवेज, इट इज अपोजिट ऑफ ऑलवेज। तो वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार। देयर इज नो हार्म इन मीटिंग हिम वंस इन ए ब्लू मून, इन वॉचिंग फिल्म्स वंस इन ए ब्लू मून। तो वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है बहुत कम, कभी कभार, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट आज का इडियम है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब होता है किसी के साथ सुलह कर लेना। अगर हमारी किसी फ्रेंड के साथ किसी कारण से कभी बोलचाल बंद हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से भी हो गई, तो बाद में अपन उसको टाई अप कर लेते हैं, एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं। उस सुलह करने को बोलते हैं बरी द हैचेट, कि पुरानी बातों को भूल जाओ। बरी द हैचेट का मतलब फॉरगेट अबाउट द पास्ट एंड लेट अस बी फ्रेंड्स अगेन। सो आफ्टर इयर्स ऑफ राइवलरी, राइवलरी का मतलब क्या होता है? अपोजिशन होना, अपोनेंट्स होना, राइवल्स होना। तो आफ्टर इयर्स ऑफ राइवलरी दे बरीड the hatchets. They buried the hatchets का मतलब they forgot all about the past and they made friendship again. उसको बोलते हैं bury the hatchet, make peace. Forget about the past, forget about the past, let us bury the hatchet and be friends again. हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं, जो भी हुआ सो हुआ, चलो उसको छोड़ो, अब हम दोबारा फ्रेंडशिप कर लेते हैं। तो हम लेट अस बरी द हैचेट्स। तो ये हमारा आज का नेक्स्ट इडियम था, ठीक है। तो आज हमारे ये इतने इडियम्स ही हैं। इसके अगले एपिसोड के अंदर हम फिर कुछ इडियम लेके हाजिर होंगे आपके सामने, और आप भी अपने कमेंट्स दीजिएगा। तो जो भी है, अगर कुछ चीज़ इधर उधर हुई है तो देख लीजिएगा और हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा।